यक्षिणी एपिसोड 682। कायर घबराते हुए कहता है, ये लोग तो हमें मारने के लिए हमारी तरफ ही आ रहे हैं, अब क्या करें हम। कायर के ये सवाल पूछते ही सब लोग खामोश हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। सबकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मरे हुए लोग लगातार उनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे, जिनके हाथों में अलग अलग प्रकार के कई सारे हथियार थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जैसे वो लोग तारा को उनसे छीनकर ही दम भरेंगे, चाहे फिर उसके लिए उन्हें सबको मारना ही क्यों न पड़े। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, चैटर्जी तुम तारा और वर्चू को यहाँ से लेकर जाओ, इन लोगों को हम लोग रोकते हैं। चैटर्जी हिचकिचाते हुए कहता है, पर मैं तुम लोगों को कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। मैंने अभिमन्यु से कहा था कि मैं तुम लोगों को भी सही सलामत दैवीय झरने के पास ले जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। कछुआ पलट कर कहता है, तुम हमारी फिक्र मत करो चैटर्जी, तुम बस तारा को लेकर जाओ यहाँ से। इस वक्त तारा का यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। कायर को भी कछुए की बात ठीक लगने लग जाती है। उसे भी तारा की उतनी ही फिक्र थी जितनी की कछुए को तारा की। कायर अपना डर भूलते हुए बड़े ही आक्रोश के साथ बोल पड़ता है, कछुआ ठीक बोल रहा है चैटर्जी, तुम जाओ तारा को लेकर यहाँ से, तुम हमारी चिंता मत करो। चैटर्जी हिचकिचाते हुए कहता है, पर मैं तुम्हें कैसे। चैटर्जी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वंदना बोल पड़ती है, हाँ चैटर्जी तुम जाओ तारा को लेकर यहाँ से, जब तक हम इन्हें रोकते हैं। हमारा उस दैवीय झरने के पास पहुंचना उतना जरूरी नहीं है जितना कि तारा का है। वंदना को ये बात कहते सुन अमोदिता को भी अपना फर्ज याद आने लग जाता है और वो झट से बोल पड़ती है, मैं भी इन्हीं के साथ रुकूंगी, तुम जाओ चैटर्जी तारा को लेकर। चैटर्जी कुछ कहता उससे पहले ही रजनी बोल पड़ती है, ये तू क्या बोल रही है अमोदिता, ये कछुआ कायर और वंदना रुक तो रहे हैं यहाँ पर इन मरे हुए लोगों को रोकने के लिए, अब तुझे यहाँ रुकने की क्या जरूरत है, तू भी हमारे साथ चल। अमोदिता रजनी को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, किसने कहा माँ यहाँ पर सिर्फ हम चारों रुक रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ तुम भी रुक रही हो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। रजनी हिचकिचाते हुए कहती है, क्या कहा, मैं भी। अमोदिता हामी भरते हुए कहती है, हाँ माँ तुम भी, तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है ना, तो तुम कैसे चल सकती हो, तो बेहतर यही है यहीं पर रुककर इनका सामना करो। दिखा दो आज इन मुर्दों को कि सौदाई ने क्या कर सकती हैं। बुरे कामों के लिए टोने टोटके तो खूब कर लिए तुमने, आज अच्छे कामों के लिए करके दिखाओ। कछुआ चैटर्जी से कहता है, चैटर्जी तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, जाओ तारा और वर्चस्विनी को लेकर यहाँ से, देर मत करो। चैटर्जी को कछुआ और बाकी सबकी बात ठीक लगने लग जाती है। वो अगले ही पल तारा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो तारा बेटा यहाँ से, हमें निकलना होगा। इतना कहकर चैटर्जी ने तारा का हाथ पकड़कर एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी वर्चस्विनी कहती है, तुम जाओ चैटर्जी तारा को लेकर, मैं इन्हीं लोगों के साथ यहीं पर रुकूंगी, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। चैटर्जी हैरानी के साथ कहता है, मैम आप भी यहाँ पर रुक रही हैं? वर्चस्विनी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, हाँ चैटर्जी, जब ये लोग मेरी बेटी के लिए अपनी जान को दांव पर लगा सकते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्या? मैं कब तक ऐसे भागती रहूंगी? यहाँ पर रुककर इन मुर्दों से सामना मैं भी करूंगी। चैटर्जी के कुछ कहने से पहले कछुआ बोल पड़ता है, वर्चू तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, इन मुर्दों के लिए हम 5 ही काफी हैं, तुम जाओ यहाँ से। वर्चस्विनी कहती है, नहीं कछुआ मैं भी रुकूंगी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। चैटर्जी फिर हिचकिचाहट के साथ कहता है, पर वर्चस्विनी मैम मैं आपका यहाँ रुकना। चैटर्जी अपनी बात पूरी करता उससे पहले वर्चस्विनी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, चैटर्जी मुझे कुछ नहीं सुनना, ये मेरा ऑर्डर है, तुम इसी वक्त तारा को लेकर यहाँ से जाओ। चैटर्जी कुछ जवाब नहीं देता है, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बुरी तरह फंस चुका था। वर्चस्विनी चैटर्जी पर दबाव बनाते हुए कहती है, चैटर्जी तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानोगे क्या? पुलिस ट्रेनिंग में तुम्हें यही सिखाया जाता है कि अपने सीनियर का ऑर्डर नहीं मानना। चैटर्जी शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है, इस बार भी कुछ नहीं बोलता है। वर्चस्विनी फिर बोल पड़ती है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या चैटर्जी, मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम जाओ तारा को यहाँ से लेकर, ये मेरा ऑर्डर है। चैटर्जी वर्चस्विनी की बात नहीं काट सकता था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। तारा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो ये बात अच्छे से समझ गई थी कि उसी को बचाने के लिए बाकी सब अपनी जान खतरे में डाल रहे थे। वो इतनी ज्यादा डरी और घबराई हुई थी कि अपनी शक्तियों का यूज भी नहीं कर पा रही थी। वर्चस्विनी घुटनों के बल बैठती है और तारा का माथा चूमते हुए कहती है, चैटर्जी अंकल को परेशान मत करना तारा बेटा, ना ही रोना, मम्मा जल्द ही आ जाएगी। अब तुम चैटर्जी अंकल के साथ जाओ, झरने पर मुलाकात होगी। तारा रोते हुए कहती है, आप वापस आएंगी ना मम्मा? वर्चस्विनी बड़े ही प्यार से तारा का हाथ थामते हुए उसे अपनी बात पर विश्वास दिलाते हुए कहती है, हाँ बेटा मम्मा जरूर आएगी, मम्मा ने अब तक आपसे सारे वादे निभाए हैं ना, मम्मा आपसे ये वादा भी जरूर निभाएगी, मम्मा का इंतजार करना।
वर्चस्विनी तारा के दोनों हाथों को थामते हुए कहती है, मम्मा जरूर वापस आएगी, अब तुम जाओ तारा बेटा, देर मत करो। अगले ही पल तारा चटर्जी का हाथ कसकर थाम लेती है और चटर्जी के साथ वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है। चटर्जी तारा को लेकर वहां से चला जाता है। चटर्जी के जाते ही वो मुर्दे और तेजी के साथ उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। रजनी मन ही मन मुंह बनाते हुए मन में सोचने लग जाती है, ये कहाँ फंस गई मैं, इस नालायक कमोदिता ने तो फंसा दिया आज मुझे। मरे हुए लोग तेजी के साथ उन लोगों के करीब आ रहे थे। कायर डरते हुए कहता है, ये मुर्दे तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, क्या करे कछुआ अब हम इनका। कछुआ उन मुर्दों को गुस्से के साथ देखते हुए कहता है, वही जो मुर्दों के साथ किया जाता है। एक मुर्दा चाकू लेकर कछुए पर वार करता है। उसी वक्त कछुआ उसका हाथ पकड़ लेता है, उससे चाकू छीनता है और उसी चाकू से उस पर वार करने लग जाता है। कछुआ उस मुर्दे पर अपने हाथों से हमला करने लग जाता है, उससे लड़ने लग जाता है। जैसे ही कछुआ अपनी पूरी जान से उस मुर्दे के हाथ पर वार करता है, उस मुर्दे का हाथ टूटकर गिर जाता है। वो मुर्दे भले ही मरकर जिंदा हुए हों, पर उनके पास कोई शक्ति नहीं थी जिस कारण कछुआ उन्हें आसानी से मार पा रहा था। कायर का सामना भी चटर्जी के ही एक मरे हुए साथी से होने लग जाता है। कछुए को लड़ते हुए देख उसके अंदर भी हिम्मत आने लग जाती है और वो भी उससे लड़ने लग जाता है। अमोदिता का सामना किसी और से नहीं बल्कि उसकी ही सहेली मोनिका से होता है, जो उससे मिलने के लिए शहर से आई थी। पहले तो अमोदिता घबरा गई थी और उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी ही सहेली पर कैसे वार कर सकती थी, पर बाद में उसे एहसास हुआ कि इस वक्त उसके सामने जो खड़ी हुई थी वो उसकी सहेली नहीं थी बल्कि काले साए की साथी थी। अगर उसने उसे नहीं मारा तो वो तारा के पीछे जाने लग जाएगी और तारा को काले साए के पास ले जाएगी। इसलिए अमोदिता भी सब कुछ भूलते हुए मोनिका पर वार करने लग जाती है। जमीन पर पड़ा डंडा उठाती है और उसे मोनिका के सिर पर दे मारती है। वंदना भी एक मुर्दे से लड़ने लग जाती है। रजनी का सामना किसी और से नहीं बल्कि कमली से होता है। पहले तो रजनी कमली से लड़ ही नहीं पाती है। कमली ही रजनी को एक मुक्का मारती है और रजनी जमीन पर गिर जाती है। जब रजनी जमीन पर गिरती है तो उसके बाल खुल जाते हैं और हाथ पर भी चोट लग जाती है। तब उसे कमली का चेहरा देखकर याद आता है कि ये वही कमली थी जिसके साथ सुदेश रंगरलियां बनाता था। उसे अकेला छोड़कर कमली के साथ रातें बिताने जाता था। ये बात याद करके रजनी गुस्से से भर जाती है और कमली पर अपने दोनों हाथों से हमला करने लग जाती है, उससे लड़ने लग जाती है। रजनी कमली की चोटी खींचते हुए कहती है, तूने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया, मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं आज। अच्छा हुआ उस काले साए ने तुझे वापस जिंदा कर दिया, क्योंकि तुझे मेरे हाथों मरना था। आज मैं तुझे फिर मार दूंगी। इतना कहकर रजनी कमली से लड़ने लग जाती है। हर कोई किसी न किसी से लड़े जा रहा था, उन्हें मारे जा रहा था। कछुआ, कायर, वंदना, रजनी और अमोदिता को चारों तरफ से मुर्दों ने घेर लिया था और वो उन मुर्दों से लड़ते जा रहे थे। इस तरफ युग, यामिनी और डायना अघोरी की अस्थियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे। वो लोग जैसे तैसे करके रोंकामुचा घाट पर पहुंच गए थे और किश्नोई नदी के किनारे की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रहे थे। वहीं पर उन्हें अघोरी की अस्थियों को प्रवाहित करना था। वो लोग रोंकामुचा घाट पर पहुंच तो गए थे, पर अभी भी बहुत डरे हुए थे। डर उन चारों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, पर कोई भी एक दूसरे को एहसास नहीं होने दे रहा था। चारों को ही इस बात का डर सता रहा था कि कहीं वो काला साया उन पर हमला न कर दे। यामिनी ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर काले साए ने उन पर हमला कर दिया तो वो उससे नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि वो तो उससे तब भी नहीं लड़ पाई थी जब उसके पास उसका ताज था। वो उसके सामने हार गई थी। युग भी ये बात जानता था कि उसकी शक्तियां भी काम नहीं आने वाली, क्योंकि उसके पास जो शक्तियां हैं वो वही शक्तियां हैं जो उसे काले साए से मिली थी। काला साया युग की शक्तियों पर उससे ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता था। डायना तो वैसे ही कमजोर थी, वो काले साए से लड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। और रही अब अभिमन्यु की बात, तो वो एक अस्त्र के बिना कुछ नहीं था, जो वो हवेली में ही छोड़कर आ गया था। हवेली ढह जाने के बाद उसे एक अस्त्र निकालने का वक्त ही नहीं मिला था। चारों ही डर के साथ धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे। इनमें सबसे पीछे कोई चल रही थी तो डायना थी, जिसके हाथ में लाल पोटली थी। डायना कुछ ज्यादा ही पीछे छूट गई थी, करीब 10 कदम पीछे। अभिमन्यु पीछे मुड़कर डायना पर चिढ़ते हुए कहता है, क्या कर रही हो डायना, थोड़ा तेज चलो ना। अघोरी की अस्थियां प्रवाहित करने के बाद हमें दैवीय झरने के पास भी जाना है। अगर ऐसे ही चलती रही तो सारी रात यहीं बीत जाएगी और हम कभी वक्त रहते उस झरने के पास नहीं पहुंच पाएंगे। डायना एकदम धीमी आवाज में कहती है, अभी धीरे इसलिए चल रही हूँ ताकि उस काले साए को पता न चले कि हम यहाँ पर आए हैं। अभिमन्यु पलटकर कुछ सोचते हुए कहता है, तुम्हारे धीरे और तेज चलने से कुछ नहीं होने वाला डायना, उस काले साए को पहले ही पता चल चुका है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। यामिनी अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, तुम कैसे कह सकते हो अभिमन्यु कि उस काले साए को पता चल चुका है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं? अभिमन्यु यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है,
यामिनी, इसमें कहने वाली क्या बात है? तुम खुद अच्छे से जानती हो कि उस काले साए के पास कई सारी शक्तियां हैं और उसकी काली शक्तियों का जाल धीरे धीरे पूरे गांव के अंदर फैल रहा है। और ये घाट तो ग्रेवयार्ड कोठी के सबसे पास में ही है, तो जाहिर सी बात है उसका काला जाल सबसे पहले यहीं पर फैला होगा। उसे पता चल चुका होगा कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। युग अभिमन्यु की बात पर गौर करते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो काला साया हम पर अब कभी भी हमला कर सकता है। अभिमन्यु कहता तो कुछ नहीं है, पर अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर युग समझ जाता है कि उसका जवाब क्या था। यामिनी कहती है, हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से अघोरी की अस्थियों को विसर्जित कर देना चाहिए। डायना को यामिनी की बात समझ आ जाती है और वो तुरंत अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाँ जल्दी चलो यामिनी। कुछ ही देर में वो सब किश्नोई नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। चारों अपने आसपास देखने लग जाते हैं कि कहीं वो काला साया तो नहीं आ रहा, पर उन्हें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त घाट पर उनके अलावा कोई और नहीं था। डायना तुरंत लाल पोटली खोलती है और उसको नदी में पलटने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है। उस वक्त यामिनी उसे रोकते हुए कहती है, रुको डायना। डायना हैरानी के साथ यामिनी से पूछती है, क्या हुआ यामिनी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी